हेलो दोस्तों, स्वागत था आपका एस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लर्क टू ऑडिटर जो एग्ज़ाम है एमटीएस टू ऑडिटर, उसके एग्ज़ाम की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ही हमें ये सारी वीडियो देखने से दोस्तों एस का एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी अपने को हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो भी एमसीक्यू टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनों ने बहुत सारी वीडियो इससे पहले भी डिस्कस करे हैं। कल अपनों ने डीएससी डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से रिलेटेड जो है वीडियो ख़त्म करी है, पूरी बुक जो ख़त्म करी है उसके एमसीक्यू को डिस्कस किए थे। और दोस्तों आज से मैं आप जो डिफेंस ऑडिट कोड और अकाउंट कोड है दोस्तों, उसके प्रीवियस जो 1997 से लेके टिल डेट 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं एसएएस के, सब में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं इंक्लूड करूँगा और आपको एक सीरीज़ के तौर पे ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसमें लगभग अपने 50 से लेके 60 क्वेश्चन हैं। इनिशियली अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ओएम पार्ट 1 पार्ट 2 भी अपने को डिस्कस करनी है, तो मतलब इनिशियली 50-60 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको 10 से 15 वीडियो इसकी मिलेगी। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि अकाउंट कोड और ऑडिट कोड से आपके एग्जाम में सवाल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा और दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वट आर द पार्ट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वट आर द मेन डिविजन्स और ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड देयरिन। दोस्तों पूछ रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके दोस्तों अकाउंट्स के कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट में वो अकाउंट मेंटेन करते हैं और उनके क्या मेन डिविजन्स है। ठीक है, तो दोस्तों 3 पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन होता है। पहला है पार्ट 1 कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है दोस्तों पार्ट 2 कंटिजेंसी फंड और तीसरा है दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अंदर इनके कौन कौन से आर्टिकल आपको देखने हैं। कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड आपको 266 का 1, कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड 267 और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसका दोस्तों 266 से का सेकंड भाग। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं अपने। पार्ट 1 है जो दोस्तों, उसके 2 डिवीज़न है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहला भाग है दोस्तों रेवेन्यू का। रेवेन्यू के अंदर दोस्तों रिसिप्ट हेड है, रेवेन्यू अकाउंट जिसको बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर है दोस्तों, एक्सपेंडिचर का हेड है उस रेवेन्यू अकाउंट का। ठीक है, तो अगला है दोस्तों कैपिटल पब्लिक डेप्ट लोन्स। लोन्स में दोस्तों रिसिप्ट हेड है कैपिटल अकाउंट का और एक्सपेंडिचर हेड है कैपिटल अकाउंट का। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों पब्लिक डेप्ट लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये हुआ अपना कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला दोस्तों चलते हैं कंटिजेंसी फंड पे। दोस्तों कंटिजेंसी फंड जो है पार्ट 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। और दोस्तों ये कंटिजेंसी फंड का यूज़ कब किया जाता है दोस्तों, जब कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो जाए, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर अपने को करना है जिसका अपने को पूर्वानुमान नहीं था। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों देश के किसी भी कोने में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो बता के तो नहीं आएगी आपको। ठीक है, फ्लड है, साइक्लोन है, चक्रवात है, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आपको पार्लियामेंट की वोटिंग के बिना इस फंड को आप ड्रॉ कर सकते हो बाय द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आगे लाइन में यही दिया हुआ है, कंटिजेंसी फंड इज़ हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दोस्तों प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस फंड को कौन रखता है, कंटिजेंसी फंड को सेक्रेटरी रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात आई है तो आपको सीजीए का पद जो है वो भी याद रखना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स 1976 में वो भी याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात आई तो आपको वित्त मंत्री को भी याद रखना है जो बजट पेश करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस फंड को निकालने के लिए आपको राष्ट्रपति के कंसेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट में वोटिंग की जरूरत नहीं है, जैसा कि अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, तब जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है और वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ उनके मदों पे खर्च करने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, डिफरेंट कोड हेड्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों पार्ट 3 जो पब्लिक अकाउंट है दोस्तों। पब्लिक अकाउंट का मतलब है दोस्तों जो पब्लिक अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उनके दोस्तों जीपीएफ का पैसा है। ठीक है, मान लो बैंक का एग्जांपल ले लें तो बैंक दोस्तों एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है और जो पब्लिक का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास अपने रखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, और दोस्तों वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, जब पब्लिक चाहे उस पैसे को निकाल सकती है। ठीक है, तो इसका पढ़ भी लीजिए एक बार। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू डेप्ट अदर देन पार्ट 1, डिपॉजिट्स, एडवांसेज, रेमिटेंसेज एंड सस्पेंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है दोस्तों, और इसकी अथॉरिटी दोस्तों आपको अकाउंट कोड के पैरा नंबर 15, 16, 290 और 291 के अंदर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रली कंट्रोल हेड्स एंड लोकली कंट्रोल हेड्स विद सुटेबल एग्जांपल। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड सीसीएच और लोकली कंट्रोल्ड हेड एलसीएच के बारे में। ठीक है, और इसके एग्जांपल पूछे गए हैं। तो दोस्तों
अपने इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं क्या होता है। द एक्सपेंडिचर फॉर विच प्रोविजंस आर मेड इन द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स आर क्लासिफाइड एंड कंपाइल्ड इन 2 कैटेगरीज। दोस्तों जो डिफेंस सर्विस एस्टिमेट है, ठीक है, उसके अंदर अपने एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके जो प्रोविजंस हैं दोस्तों, कैसे एक्सपेंडिचर करना है, कैसे अकाउंट्स को कंपाइल करना है, वो मान लो दोस्तों मेनली 2 कैटेगरीज में करते हैं, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड और लोकली कंट्रोल्ड हेड। ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड और लोकली कंट्रोल्ड हेड के बारे में डिस्कशन करते हैं अपने। अंडर सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड्स एक्सपेंडिचर सच एज पे एंड अलाउंसेज ऑफ रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज डिफेंस सर्विसेज विच आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर एंड डिपेंड अपॉन द सैंक्शनड स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ दीज सर्विसेज। Hence, to ensure proper control over expenditure vested with controlling authorities of armed forces headquarters, no distribution of provision made to subordinate authority। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा पैरा है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए आप कहते हो सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर दोस्तों क्या हो गया, एक्सपेंडिचर किस पे करना है, पे एंड अलाउंसेज ऑफ द रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। दोस्तों जो आर्म्ड फोर्सेज के रेगुलर पर्सनल है उनका पे एंड अलाउंसेज जो है, इसी का जो है इसके अंदर जो पेमेंट होगी, इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्यों किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, मतलब इसको पेमेंट को करना ही करना है आपको। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, सैंक्शन स्ट्रेंथ और कंपोजिशन ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स, उन पर कितनी स्ट्रेंथ है और उनका कैसा कंपोजिशन है सर्विसेज का। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसके ऊपर अपने को पूरा ध्यान रखना है, इस पर पूरा प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए इसका जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, उसकी जो पावर है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर की जो दोस्तों कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उन्हीं को ये पावर दी गई है। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के अंदर नहीं किया गया, तो इसलिए उनको बोलते हैं कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोलर हेड, मतलब जो हायर अथॉरिटी जो है जिनका कंट्रोल रहता है जिन एक्सपेंडिचर पे, मेनली पे एंड अलाउंसेज ऑफ द रेगुलर पर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंट्रल कंट्रोल हेड। और दोस्तों जो लोकली कंट्रोल्ड हेड है उसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है, budgetary provisions for locally controlled heads are distributed to the subordinate authorities and the control of such expenditure vests with local authorities as example stores works expenditure। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, जो लोकली कंट्रोल्ड हेड है उनके ऊपर कंट्रोल जो है दोस्तों उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। ठीक है, और दोस्तों इनका जो कंट्रोल है इन लोकली कंट्रोल हेड्स के अंदर जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो जो लोकल अथॉरिटी होगी उनको पे ही रेस्ट करता है। ठीक है, इनके एग्जांपल दोस्तों स्टोर वर्क्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, पेमेंट करनी है दोस्तों इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय की जो स्टोर डिपो में है। दोस्तों जो एलओज या आरओ में काम कर रहे हैं उनको पता होगा, जो डिपो जो होते हैं उनके अंदर दोस्तों इंडस्ट्रियल पर्सनस काम करते हैं। ठीक है, तो उनको मंथली पेमेंट करनी है तो दोस्तों उनका एक टेम्परेरी लेबर बिल बनता है TLB। ठीक है, तो वो दोस्तों लोकली कंट्रोल्ड हेड पे के थ्रू होता है। और जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, मान लो रीजनल CDA है, एरिया अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, वो उनकी पेमेंट करते हैं, तो मतलब वो लोकल अथॉरिटी है और ये लोकली कंट्रोल हेड के अंदर आएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। मान लो TADA क्लेम है किसी का पेंशन क्लेम है किसी, और मान लो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वो लोकली कंट्रोल हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर आप एक बात याद रखो, वो आएंगे पे एंड अलाउंसेस ऑफ द रेगुलर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, इसकी अथॉरिटी मिल जाएगी पैरा नंबर 193 ऑफ द अकाउंट कोड। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मैकेनिज्म फॉर वॉचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लोकली कंट्रोल्ड हेड बाय ए PCDA। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लोकली कंट्रोल्ड हेड क्या होता है और सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड क्या होता है। दोस्तों एक ही लाइन आप याद रखो, पे एंड अलाउंसेस फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, उसके अलावा जितनी भी पेमेंट है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी पेमेंट है वो सारी लोकली कंट्रोल्ड हेड के अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, और इनका कंट्रोल जो है दोस्तों जो नीचे सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास रहता है। तो दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है, मान लो आप लोकली कंट्रोल हेड पे पेमेंट करते हो तो इसका दोस्तों एक्सपेंडिचर वॉच कैसे करता है PCDA। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं अपने क्या है। अलॉटमेंट सैंक्शन टू द यूनिट्स एंड फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकली कंट्रोल हेड्स विल बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न PCDA बाय द बजट सैंक्शनिंग अथॉरिटी। क्या है दोस्तों कि जो अलॉटमेंट्स जो है सैंक्शन हुए हैं यूनिट और फॉर्मेशन को लोकली कंट्रोल हेड के अंदर, वो दोस्तों कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं कंसर्न PCDA को बाय द बजट सैंक्शनिंग अथॉरिटी। दोस्तों ये लाइन आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, वरना ये लाइन आपको समझ में नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए मकसद यही है कि आपको जो एक एक लाइन जो मैं आपको बताऊँ वो प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें जो है बुकिश लैंग्वेज है, सारी किताबें आपके पास से पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो देखो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले फ्रॉम दोज हु आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियोज़। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ये, सबसे पहले देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से दोस्तों बजट बना, पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गया, ठीक है, इसके जितने हिस्से इसके बजट आया, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से DGFP के पास गया, वो है बजट अलॉटमेंट अथॉरिटी, ठीक है। MOD से जो लेटर मिला बजट का वो DGFP के पास गया, डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग, दोस्तों आर्मी के केस में DGFP होता है, ठीक है। और दोस्तों ये DGFP से आगे ये यूनिट लेवल, कमांड लेवल, कोर लेवल तक जाता है। और दोस्तों यहीं से ये DGFP है, एक अलॉटमेंट लेटर है दोस्तों बजट का, वो CDA को भेज देता है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। क्या बात की गई है कि जो बजट सेंक्शनिंग अथॉरिटी है वो PCDA को एक लेटर भेज देती है, ठीक है। इन केस ऑफ आर्मी DG फाइनेंशियल प्लानिंग सेंड्स लेटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, CDA को भी पता है कि बजट में कितना पैसा मिला है MOD को, ठीक है। अब जब ये यूनिट है ये जो एक्सपेंडिचर को क्लेम करेगी CDA से, तो ये दोस्तों ये रिकनसाइल करती रहेगी इस बजट अलॉटमेंट लेटर से कि सारी यूनिट्स ने कितना क्लेम किया है और कितना बजट इनके पास था, ठीक है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेंसीज ना हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, PCDA विल कीप ए वॉच ओवर द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सैंक्शन अलॉटमेंट वाइल मेकिंग पेमेंट्स। दोस्तों जब भी पेमेंट करती है PCDA CDA की कोई भी ब्रांच, तो दोस्तों पेमेंट करते टाइम वो वॉच करती है प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है, मान लो उसके पास 100 रुपये बजट आया तो उसने 10 रुपये दे दिए, फिर 20 रुपये दे दिए, तो वो देखती है कि कितना प्रोग्रेस, मतलब कितने बचे हैं, कितने खर्च हो गए, ठीक है। अगेंस्ट द अलॉटमेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द अलॉटीज एंड देयर इमीडिएट हायर अथॉरिटीज केसेस इन विच द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर एबनॉर्मली हैवी और यूजुअली लो। दोस्तों PCDA ये भी वॉच करता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर क्लेम कर रही है यूनिट्स, वो कहीं एबनॉर्मली हैवी या यूजुअली लो तो नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा कर रही है या एकदम ही नहीं कर रही, तो उनकी हायर अथॉरिटी को वो इंटीमेट करती है। और दोस्तों इसको आपको देखना है तो पैरा नंबर 228 और 229 अकाउंट कोड में देखिए, समझ में आया आपको। सबसे पहले तो दोस्तों अलॉटमेंट सेंक्शन हुआ यूनिट्स को, ठीक है, लोकली कंट्रोल्ड हेड के अंदर, ठीक है। और एक लेटर दोस्तों CDA के पास गया DGFP से आर्मी के केस में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों PCDA वॉच करेगा उस एक्सपेंडिचर को, उस बजट को कि कहाँ कहाँ पे यूनिट्स खर्च कर रही है, और दोस्तों वो एबनॉर्मली लो होगा या एबनॉर्मली हाई होगा, हैवी होगा, तो दोस्तों CDA जो है उनके कंसर्न हायर अथॉरिटी को, जो अलॉटीज़ हैं, उनको अलॉटीज़ बोलते हैं, अलॉटी शब्द का यूज़ हुआ है, ठीक है, अलॉटीज़ को इंटीमेट करेगा कि भाई ऐसी ऐसी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं अपने, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस हैज़ बीन इनकर्ड इन अप्रैल 2014 आउट ऑफ वोट ऑन अकाउंट फॉर 2014-15 प्लीज़ कमेंट। दोस्तों इसमें क्या बोला है, न्यू सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है अप्रैल 2014 के अंदर, आउट ऑफ वोट ऑन अकाउंट फॉर 2014-15 प्लीज़ कमेंट। तो दोस्तों इस पे समझने से पहले आपको वोट ऑन अकाउंट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये है, द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विसेज देयरफॉर शुड नॉट बी इनकर्ड आउट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। पहली बात तो इसका आंसर आएगा नो, आप नहीं कर सकते न्यू सर्विसेज पे, इसकी अथॉरिटी है पैरा 220 ऑफ अकाउंट कोड। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये 3 आर्टिकल याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 112, 114 और 116, ठीक है। 112 के अंदर दोस्तों बजट की चर्चा है, 114 के अंदर दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चर्चा है, और 116 के अंदर दोस्तों वोट ऑन अकाउंट की चर्चा है, जिसको लेखा अनुदान निधि बोलते हैं। क्या होता है, टू एनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टिल सच टाइम एज द अप्रोप्रिएशन बिल इज इनेक्टेड, ए वोट ऑन अकाउंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट थ्रू एन अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, जब से 1 फरवरी को बजट आता है उससे पहले की बातें हैं, जब क्या होता है दोस्तों, 1 फरवरी को मान लो फरवरी के एंड में बजट पेश करती थी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों फिर आ गया मार्च, फिर आता है अप्रैल। तो दोस्तों जो बजट पेश किया फरवरी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो दोस्तों सबसे पहले बजट पे होती है बहस, उसके बाद दोस्तों उसमें से पैसा निकालना है तो अपने को उसके अंदर फिर बनता है अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है दोस्तों। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पे बहस होती है, फिर दोस्तों अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, फिर आप जाके उसमें से पैसा निकाल देते। तो इस प्रोसेस में दोस्तों एक्ट बनने में 2 या 3 मंथ लग जाते थे। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है अपना 1 अप्रैल से सारे काम सुचारू रूप से चला सकें, जो ऑब्लिगेटरी सर्विसेज हैं, ऑब्लिगेटरी नेचर के जो खर्चे हैं वो कर सकें, तो इसलिए दोस्तों बजट का 1/6 भाग एक्स्ट्रा, जो बजट का 1/6 भाग है वो वोट ऑन अकाउंट के तहत वो पास करवा लेते थे, ठीक है, पार्लियामेंट से, ठीक है। उसके बाद उसको वापस रूप कर दिया जाता था, उसका जो है कहाँ पे हमके खर्च हुआ वो उसका अप्रोप्रिएशन बिल बना के वापस पेश कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसका 1/6 भाग अलग निकाल के वोट ऑन अकाउंट के जरिए निकाल लेते थे, ताकि सारी नेसेसरी सर्विसेज चलती रहे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो और दोस्तों ये नई सर्विसेज पे इनकर्ड नहीं हो सकता, मेनली इस क्वेश्चन का यही आंसर है, और ये आप देख सकते हो पैरा नंबर 220 ऑफ द अकाउंट कोड। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, ए PCDA हैज़ अलाउड प्रोविजनल पेमेंट फॉर सैलरी इन एक्सेस ऑफ बजट अलॉटेड फॉर दिस पर्पज़ इन वोट ऑन अकाउंट।
दोस्तों पीसीडीए ने क्या किया है, प्रोविजनल पेमेंट को अलाउ किया है फॉर सैलरी, ठीक, इन एक्सेस ऑफ बजट अलोकेटेड फॉर दिस पर्पज़ इन वोट ऑन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है यही समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेट मान लो एक सैलरी देनी है अप्रैल और मई में, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास होगा जून में, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट में डिमांड मान लो फरवरी में दी थी तथा 1 मार्च से सब कुछ वर्क लाइक सैलरी, 1 अप्रैल से लिखो यहाँ पे दोस्तों, 1 अप्रैल से सब कुछ वर्क लाइक सैलरी वोट ऑन अकाउंट से दी जा रही है। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, सैलरी देनी है आपको अप्रैल और मई में, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा मान लो जून के अंदर, जून फर्स्ट वीक में। वोट ऑन अकाउंट में दोस्तों डिमांड मान लो आपने फरवरी में दी थी और अप्रैल से सब कुछ वर्क जो है सैलरी वगैरह देनी है वोट ऑन अकाउंट से दी जा रही है, लेकिन कुछ प्रोविजनल पेमेंट आ गई जिनकी डिमांड वोट ऑन अकाउंट में नहीं दी गई थी। ठीक है, तो पीसीडीए क्या एक्शन लेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया दोस्तों, मतलब जिनकी डिमांड जो है आपने वोट ऑन अकाउंट में नहीं दी थी उनकी प्रोविजनल पेमेंट करनी है और वो ऑब्लिगेटरी नेचर की है, तो पीसीडीए क्या करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये रहा, ए पीसीडीए कैन प्रोविजनली अलाउ सच पेमेंट्स ऑफ ऑब्लिगेटरी इन नेचर विच कैन नॉट बी डेफर्ड प्रोवाइडेड द वोट ऑन अकाउंट इन रेस्पेक्ट द डिमांड फॉर ग्रांट एज ए होल इज़ नॉट एक्सीड्स। तो दोस्तों इस लाइन को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो कर सकता है, ए पीसीडीए कैन प्रोविजनली अलाउ सच पेमेंट्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी डेफर्ड प्रोवाइडेड द वोट ऑन अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट एज ए होल इज नॉट एक्सीड। मतलब जो डिमांड फॉर ग्रांट जो है दोस्तों एज ए होल वो एक्सीड ना करती हो। मान लो ये वोट ऑन अकाउंट था किसी पर्टिकुलर ग्रांट के अंदर, उस ग्रांट के अंदर दोस्तों आपको सैलरी देनी है, टीएडीए देना है, मिसलेनियस खर्चे हैं, ठीक है, होल ग्रांट आपकी ये है, इसके अंदर मान लो 100 रुपये आए थे, ठीक है, आपको 40 रुपये, 30 रुपये और 10 रुपये खर्च करने थे ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सैलरी दोस्तों आपको 10 रुपये से बढ़ गई कि मान लो एक इंसान और आ गया, उसको प्रोविजनल पेमेंट देनी पड़ गई। तो दोस्तों इनमें से कुछ निकाल के ये खर्चे में थोड़े थोड़े कम कर दूंगा, मान लो 5-5 रुपये निकालिए यहाँ से, ठीक है, तो मैं ये सैलरी वाला खर्चा जो है वो रिकूप कर सकता हूँ, मतलब 10 रुपये दे सकता हूँ। तो यही बात उसमें बोली गई है कि मतलब ओवरऑल खर्चा 100 ही रहेगा, आपको बस ग्रांट्स के अंदर एडजस्टमेंट करना है। ठीक है दोस्तों ये आप देख सकते हो नोट 3 पैरा नंबर 220 ऑफ द अकाउंट कोड। तो दोस्तों अब प्रोविजनल पेमेंट की बात आई है तो अपने प्रोविजनल पेमेंट को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पैरा नंबर 58 ऑफ द ऑडिट कोड है, उसके अंदर प्रोविजनल पेमेंट के बारे में दिया गया है। तो आपको दोस्तों मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, तो प्रोविजनल पेमेंट क्या होती है, पेमेंट मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इन एंटिसिपेशन ऑफ द, दोस्तों पेमेंट करनी है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, क्या पूर्वानुमान लगाते हुए कि या तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की सैंक्शन आ जाएगी, ठीक है, या जो फंड है वो कवर हो जाएंगे एक्सपेंडिचर, जो फंड्स रिसिप्ट ऑफ द फंड्स टू कवर द एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होगा प्रोविजनल पेमेंट पे वो फंड कवर हो जाएगा, ठीक है, उनकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट। ठीक है, किन सिचुएशंस में प्रोविजनल पेमेंट करते हैं, फाइनल पेमेंट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए कुछ जो है कंडीशंस हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको प्रोविजनल पेमेंट क्या है। दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट कुछ सर्कमस्टांसेस में करते हैं, वो सर्कमस्टांसेस क्या है कि या तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की सैंक्शन आ जाएगी तब, या जो एक्सपेंडिचर करोगे प्रोविजनल पेमेंट पे वो फंड जो है आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और किन सिचुएशन में किया जाता है प्रोविजनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट नहीं किया जाता, वेयर सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है दोस्तों, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की सैंक्शन भी है आपके पास, फंड्स भी अवेलेबल है, जेट ए फाइनल पेमेंट कैन नॉट बी मेड, फिर भी फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हो टू द पार्टीज कंसर्न, या तो वो गवर्नमेंट होगा या थर्ड पार्टी होगी, ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपने प्रोविजनल पेमेंट कर दी। ठीक है, लैक ऑफ टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स, जो पर्टिकुलर्स हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तीसरा दोस्तों फॉर द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी ऑडिट रिक्वायरमेंट, मान लो नेसेसरी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स उनको कंप्लीट नहीं हुई है, आपको और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तब आप प्रोविजनल पेमेंट कर देते हो। ठीक है, पेमेंट सो मेड नोन एज प्रोविजनल पेमेंट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रोविजनल पेमेंट का पैरा नंबर 58 ऑफ द ऑडिट कोड, ये नवंबर 2007 के एसएस के एग्जाम में, अप्रैल 2009 के एसएस के एग्जाम में, क्लर्क टू ऑडिटर एग्जाम 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर अपने रैपअप करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो अपने लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।